हेलो डियर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट, हाउ आर यू? ठीक है, आशा करते हैं जहाँ पे होंगे आप खुश होंगे। तो चलिए देखिए, मैं पिछला क्लास जो मिडवाइफरी का दिया था आप लोगों को, उसमें हमने आपको बताया कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, उसके बारे में नोट्स दिया। ठीक है, उसके बारे में अब हम उसी टॉपिक में जो है कि उसी का जो है कि ये हम जो बता रहे हैं हाइडेटिव फार्म मोल, ये एंटीपार्टम हीमोरेज में है। एंटीपार्टम हीमोरेज वो भी अर्ली प्रेगनेंसी में, अर्ली प्रेगनेंसी का ये केस चल रहा है। इसके हाइडेटिव फार्म मोल के बाद हम हीमोरेज इन लेट प्रेगनेंसी हम बताएंगे। ठीक है, लेट प्रेगनेंसी बताएंगे। तो इसके पहले जो वीडियो हमने अभी लास्ट वाला जो वीडियो अपलोड किया था आप लोगों को, वो हमने बताया था एक्टोपिक प्रेगनेंसी का नोट्स दिया था। अब हम नोट्स जो है कि आप लोगों को हाइडेटिव फार्म मोल के बारे में दे रहा हूँ। हाइडेटिव फार्म मोल, तो आप अगर जेएनएम स्टूडेंट हैं और हैं तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये पूछा जाता है। ठीक, तो चलिए आइए, हाइडेटिव फार्म मोल क्या होता है? इसी को मोलार प्रेगनेंसी भी बोलते हैं या फिर वेसिकुलर मोल बोलते हैं। वेसिकुलर मोल ये क्या होता है? इट इज़ ए जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज। ठीक है, जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज, यानी कि डियर मेरा ये अगर आप वीडियो मेरा शुरू से देख रहे होंगे मिडवाइफरी का, तो अभी मैंने लगभग 110 या 120 15 वीडियो डाल चुका हूँ मिडवाइफरी का। तो अगर हमारा ये चैनल आप देख रहे हैं तो इसमें हमारे चैनल पर जाएंगे तो हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ाए हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हम नॉर्मल जितने हैं वो पढ़ा चुके हैं, ओबीजी में जो नॉर्मल है वो पढ़ा चुके हैं। आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पे सारा नोट्स मिल जाएगा। तो उस दौरान जब आप वहाँ देखेंगे तो एम्ब्रियोजेनेसिस जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो एम्ब्रियो में जब ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है यहाँ फैलोपियन ट्यूब से आके जब यूट्रस में इम्प्लांट होता है, तो यहाँ पे जो 3 लेयर बनता है, एक्टोडर्म, मेजोडर्म और ये एंडोडर्म, ये तीनों बनती हैं। तो इससे पहले ही ब्लास्टोसिस्ट में दो सेल लेयर बनते हैं, एक इनर सेल मास और एक आउटर सेल मास। ठीक है, एक इनर सेल मास और एक आउटर सेल मास बनते हैं। तो आउटर सेल मास जो होती हैं वो कैविटी के बीच में उनके कैविटी भी होता है। ठीक है, देखिए जैसे ये देखिए, ये आउटर सेल मास है, ये आउटर सेल मास। ठीक है, तो ये ब्लास्टोसिस्ट का ये इनर सेल मास और एक आउटर सेल मास, देखिए ये इनर सेल मास। ठीक है, यहाँ से, और ये देखिए जो है ये है कैविटी, आगे चल के सिलेंट्रॉन का निर्माण करेगा। ये कैविटी है, यहाँ से देखिए ये कैविटी है। ठीक है, ये कैविटी है। तो यही बेबी जो है कि ऐसे चल के जब डिवाइड हुआ तो इसमें देखिए ये जो ग्रीन वाला है वो क्या है, ये क्या है? देखिए 2 सेल बना, आउटर सेल मास और इनर सेल मास। तो आउटर सेल मास को कहते हैं एक्टोडर्म, और उसके बाद ये ग्रीन वाला है मेजोडर्म, और ये क्या है? एंडोडर्म। तो तीनों लेयर बन चुकी। ठीक है, इसी लेयर में जैसे ही ट्रोफोब्लास्ट सेल बनता है ब्लास्टोसिल में, इसे ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। ठीक है, इसे ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। तो इसी दौरान इस ट्रोफोब्लास्ट सेल में ही क्या हो जाता है? गड़बड़ी हो जाता है। ये सेल जो है कि इनका जो कि एम्ब्रियो बनाने के बजाय ये मोलार मतलब कि छोटे छोटे सिस्ट के फॉर्म में बन जाते हैं, ये सिस्ट के फॉर्म में बदल जाते हैं। तो एक प्रॉपर मैनर में चलना चाहिए, लेकिन ये क्या होता है कि अनकंट्रोल ग्रोथ करने लगते हैं सिस्ट के फॉर्म में। ऑर्गन कुछ नहीं बनाते हैं, बस खाली ग्रैप्स लाइक, गुच्छे के लाइक ऐसे बनाते हैं, गुच्छे के लाइक। ठीक है, ऐसे एम्ब्रियो का निर्माण नहीं करते हैं बल्कि सिस्ट का निर्माण कर देता है सिस्ट। ये है गेस्टेशनल देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे हो जाता है, यानी ऑर्गेनोजेनेसिस ना होकर सिस्ट का फॉर्म में जैसे कि ट्यूमर होता है वैसे बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप हमारा जो एम्ब्रियोजेनेसिस का देखें, अगर वो वीडियो देखेंगे तो आपको यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है? इट इज़ ए जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज होता है दैट अकर व्हेन ट्रोफोब्लास्ट सेल प्लासेंटा डेवलप आर प्लोरीफरेट एबनॉर्मली। जब प्लासेंटा, जिस सेल से प्लासेंटा या कुरियन या एमनियन ये सभी बनना चाहिए, जो प्लासेंटा का डेवलपमेंट होता है वहाँ से होना चाहिए, तो वहाँ पे देखिए ये यूट्रस है और ये यूट्रस का अंदर वाला लेयर है। तो यहाँ पे जब आता है जाइगोट, जब वो ब्लास्टोसिस्ट आता है इस लेयर में ऐसे आता है, और ये जो है कि ये क्या है? मदर का एंडोमेट्रियम है। इस एंडोमेट्रियम के अंदर क्या करता है?
ये अंदर की तरफ घुसता है ऐसे, और ऐसे आके मदर का जो है कि एंडोमेट्रियम ऐसे घेर लेता है। तो यहाँ पे प्लासेंटा का फार्मेशन होता है, ठीक है। प्लासेंटा का फार्मेशन मदर के एंडोमेट्रियम से और बच्चे के जो एम्ब्रियो के जो आउटर सरफेस है यानी कि आउटर सेल मास है उसके बीच में एक कनेक्शन बनता है, ठीक है। जैसे कि आप मिट्टी में एक बीज डाल दीजिए, तो पहले क्या होता है, ऐसे ये जड़ निकलता है, उस बीज से जड़ निकलता है और इधर जो है कि पत्ते निकलते हैं, तो वैसे ही इसमें भी है, ठीक है। तो पत्ते क्या हो गए, इसके आर्गन्स हो गए, और ये क्या हो गया, उसके जड़ हो गए। ये हाथ, ये अपर बॉडी पार्ट और ये लोअर बॉडी रूट का निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो वैसे ही इसमें भी ऐसे क्या होता है, ये जड़ निकलना, और जड़ जब मिट्टी में घुसता है तो वहाँ से न्यूट्रिएंट लेता है, तो वही तो है, यही तो प्लासेंटा करेगा। अब इसमें क्या हो गया, जो जड़ का निर्माण कर रहा था उसमें क्या हुआ कि प्रॉपर जड़ न निर्माण करके यहाँ पे गांठ बनाने लगा, या ट्यूमर बनाने लगा, या सिस्ट बनाने लगा, ठीक है। अब ऐसे में इसका डेवलपमेंट नॉर्मल एम्ब्रियो की तरह नहीं होगा, एबनॉर्मल होगा, ठीक है। एबनॉर्मल प्रोलिफरेट करेगा। तो ये चीज़ देखने को मिलता है उस दौरान जब प्लासेंटा डेवलप होता है, ठीक है। इट इज़ मेजर क्या है, इट इज़ मेजर काज ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग। ज़्यादातर सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो ब्लीडिंग होती है कारण यही होता है, हाइडेटिफॉर्म मोल ही होता है, ठीक है। द प्लोरीफरेटेड मोल्स, जो ये मोल धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, लाइक एज ग्रेप्स लाइक, ठीक है। अंगूर के गुच्छे की तरह, इतना छोटा फिर इतना छोटा, ऐसे गुच्छे की तरह ऐसे पूरा यूट्राइन कैविटी भर जाता है। पैटर्न क्लस्टर, या तो फिर गुच्छे, क्लस्टर मतलब गुच्छे की तरह, में भी नॉन मैलिग्नेंट, और ये क्या हो सकता है, नॉन मैलिग्नेंट हो सकता है या मैलिग्नेंट हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। कोरियो कार्सिनोमा यानी कि कोरियानिक लेयर जो बेबी में बनता है उसमें कार्सिनोमा हो जाता है, ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, कार्सिनोमा होता है। It is a polycystic mass in which chorionic villi have undergone cystic degeneration and result in formation of cluster of small cyst, ठीक है। और धीरे धीरे क्या हो जाता है, एक स्मॉल सिस्ट जो है वो बड़े से ग्रेप्स लाइक, अंगूर के गुच्छे की लाइक पूरा यूट्राइन कैविटी भर जाता है, और उसी को बोलते हैं पॉलीसिस्टिक मास, ठीक है। और वो कोरियानिक बिलाई से लेते हुए सब कवर कर लेता है, सिस्टिक डिजनरेशन होने लगता है, ठीक है। तो ये हाइडेटिफॉर्म मोल है। और उसके बाद आगे देखिए, इसमें कुछ और भी है मैंने रखा है, एनी सेवरल नियोप्लास्टिक डिजीज, ठीक है। कोई भी नियोप्लास्टिक, किसी भी यूट्रस जो प्रेगनेंसी हुई है, प्रेगनेंसी में जो कोरियान डेवलप हो रहा था, यानी कोरियान जो बच्चे की सैक के एमनियन के बाहर जो कोरियान होता है जो प्लासेंटा का निर्माण करता है, उसमें नियोप्लास्टिक ग्रोथ हो जाए तो उसी को बोलते हैं नियोप्लास्टिक डिजीज ऑफ फेटल कोरियान, यानी जो फीटस का कोरियान था, ठीक है, फीटस का कोरियान था। देखिए डियर, अगर आप नए हैं, आप चाहते हैं कि पूरा समझ में आ जाएगा, तो मैं इसकी गारंटी नहीं लूँगा, क्योंकि जो है कि आप मेरा पीछे का वीडियो पूरा कोरियान क्या होता है, एमनियन क्या होता है, फीटस क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, मारुला क्या होता है ट्रोफोब्लास्टस, ये सभी अगर पीछे वीडियो में देखेंगे नहीं तो यहाँ आपको हवा तक नहीं लगेगा, इतना तो है, ठीक है, इतना जान लीजिए। तो अगर ये कहिए कि अब डायरेक्ट हम आए यही वीडियो देखने लगे और यही से समझ में आ जाए तो नहीं, मुश्किल है, क्योंकि ज़रा सा बेसिक तो आपको समझना पड़ेगा। मैं सारी चीज़ें एक वीडियो में तो नहीं बता सकता, इसलिए हमारे सारे वीडियो जो देख रहा होगा उसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बेसिक चीज़ें और नॉर्मल चीज़ें जो हैं वो बता चुका हूँ, ये एब नॉर्मल चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको लोगों को सॉरी मैं उतना नहीं समझ, बट हाँ कोशिश करता हूँ कि अगर पहली बार भी देख रहे हैं तो भी आप अच्छे से समझ में आ जाए। अगर कंसंट्रेट होकर ज़रा सा भी अगर फीमेल के एनाटॉमी, रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी के बारे में समझे हैं, जाने हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एनाटॉमी के बारे में समझे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और बच्चे का फीटल का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अगर पढ़े हैं तो भी आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो एम्ब्रियो में से, जैसे मान लीजिए ये ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है। ये ब्लास्टोसिस्ट जब मदर के यहाँ लेयर के अंदर जब आएगा तो इसमें जो प्लासेंटा का निर्माण होगा, तो इसमें सबसे पहले कोरियान ही तो बाहर रहता है, और कोरियान ही क्या करता है, कोरियानिक बिलाई का निर्माण करता है। कोरियानिक बिलाई मदर के सरफेस में होता है, तो इसी में नियोप्लाज्मिज्म यानी कि कैंसरस ग्रोथ होने लगता है या सिस्ट का फॉर्मेशन होने लगता है।
तो अब जब एकदम पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाए तो किसे कंप्लीट कहते हैं। जब पार्शियल हाइडेटिफॉर्म मोल यानी कि थोड़ा बहुत हो, या फिर कोरियो एडिनोमा डिस्चर्स है, या फिर कोरियो कार्सिनोमा। एडिनोमा मतलब कि वो ट्यूमर जो बेनाइन ट्यूमर की कंडीशन है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिम्फ नोड, कोरियन के अगल बगल जो लिम्फ नोड होंगे उसमें क्या होगा कि ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जब कोरियन में कार्सिनोमा यानी कि कोरियन मैलिग्नेंट होने लगा, ठीक है, एक आर्गन से दूसरे आर्गन में कैंसर की तरह फैलने लगा, तो वो कोरियो कार्सिनोमा हो गया, यानी कि कोरियन में होने की वजह से कार्सिनोमा मेटास्टेसिस शो कर दिया, ठीक है। और काफ़ी लंबे समय से ऐसा था, पड़ा हुआ था, फीमेल को पता नहीं चला कब ऐसी कंडीशन आ गई। इट अकर ड्यू टू एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ प्लासेंटा, एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ प्लासेंटा की वजह से होता है, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा मैं अब कंप्लीट और इनकम्प्लीट और इन्वेसिव, ठीक है, इसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या देखिए कि पार्शियल अभी मोल पूरी तरह से हाइडेटिफॉर्म मोल नहीं बना है, पार्शियल है, थोड़ा सा है यहाँ पे, इस वाले फिगर में देखें। और इसमें देखिए पूरा का पूरा यहाँ प्लासेंटा यहाँ पे बनना चाहिए, तो ये हाइडेटिफॉर्म मोल में फीटस में बदलना चाहिए, तो ये मोल में चेंज हो गया। ये कंप्लीट पूरी तरह से फीटस और पूरा प्लासेंटा सब चेंज हो गया हाइडेटिफॉर्म मोल में, यानी कि सिस्ट के फॉर्म में चेंज हो गया। इन्वेसिव देखिए, इन्वेसिव मोल उसे कहते हैं जब जो है यूट्राइन कैविटी के बाहर एंडोमेट्रियम या मायोमेट्रियम लेयर में भी आने लगा, तो इसे इन्वेसिव मतलब क्या है कि लेयर को क्रॉस कर गया, रप्चर होके रप्चर होके जो सिस्ट था वो सिस्ट रप्चर होके एंडोमेट्रियम के लेयर में क्रॉस कर गया, ठीक है, अंदर की तरफ। उसके बाद देखिए कोरियो कार्सिनोमा, तो एक समय आएगा कार्सिनोमा यानी कि मैलिग्नेंसी शो गए, मेटास्टेसिस शो करेगा और वो पहुंच जाएगा नियर बाई जितने भी रहेंगे, नियर बाई जितने भी आर्गन रहेंगे उसमें पहुंच जाएगा। जैसे ब्रेन में भी सर्कुलेशन के द्वारा पहुंच सकता है, लंग्स में भी पहुंच सकता है, ठीक है, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी काज कर सकता है, ठीक है, ऐसे कंडीशन में जब कोरियन का कार्सिनोमा हो जाए तो, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन है कि जो ये सिस्ट या ट्यूमर था, कैंसर था, एक आर्गन से दूसरे आर्गन में जाने लगा, तो इसी को मेटास्टेसिस कह दिए, ये कंडीशन होता है, ठीक है। उसके बाद डियर साइन सिम्टम की बात करें, हाइडेटिफॉर्म मोल की, तो फीटल हार्ट रेट जो है कि नहीं डिटेक्ट, सुनाई नहीं देगा, क्योंकि फीटस तो है ही नहीं है, फीटस चेंज हो गया है मोल में, ठीक है, हाइडेटिफॉर्म मोल में चेंज हो गया है। वेजाइनल ब्लीडिंग दिखेगा, दैट में डार्क ब्राउन या रेगुलर या फिर इंटरमीडिएट हो, ठीक है, कलर कैसा हो, डार्क ब्राउन होगा। ब्लीडिंग कैसी होगी, रेगुलर भी हो सकती है और रुक रुक के भी आ सकता है, ठीक है। सिम्टम क्या होगा, सिम्टम जो है कि सिम्टम ऑफ जेस्टेशनल हाइपरटेंशन यानी कि प्री एक्लेम्सिया का कंडीशन भी दिखेगा, ठीक है, प्री एक्लेम्सिया का भी कंडीशन दिखेगा। उसके बाद एलिवेटेड एससीजी लेवल इन द ब्लड एंड फंडल हाइट, ठीक है, यानी कि ब्लड टेस्ट करेंगे तो उसमें एससीजी का लेवल बढ़ा रहेगा, ठीक है। उसके बाद ब्लड में बढ़ा रहेगा और फंडल हाइट ग्रेटर दैन एक्सपेक्टेड फॉर जेस्टेशनल एज, यानी कि जो फंडल हाइट रहेगा मदर का, वो अगर 12 वीक की प्रेगनेंसी है या फिर 20 वीक की प्रेगनेंसी है तो अम्बलाइकस से नीचे ही फंडल हाइट होना चाहिए, जबकि अम्बलाइकस से ऊपर पहुंच गया है तो बहुत खतरनाक हाइडेटिफॉर्म मोल जा रहा है, यानी कि जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग फंडल हाइट नहीं बढ़ रहा है बल्कि उससे तेज़ी से बढ़ रहा है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लोरीफरेटेड मोल सो इन यूएसजी, अब अल्ट्रासाउंड कर लेंगे तो कंफर्म हो जाएगा, दिख जाएगा और ऐसा दिखाई देगा जैसे स्नो स्टॉर्म, ठीक है, जैसे बर्फ़ के वो पड़े हों, ठीक है, ऐसा दिखाई देगा। प्रेगनेंसी लाइक सिम्टम सच एज एमनोरिया, और उसमें क्या होगा कि पीरियड नहीं आएगा तो उसे लगेगा कि प्रेगनेंसी की वजह से ऐसा, प्रेगनेंसी कंसीव हो गई ऐसा इसलिए हो रहा है। तो ये साइन सिम्टम है, ठीक है। उसके बाद आपका आगे भी कुछ साइन सिम्टम है जो कॉमन है। एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग होगी और ब्लीडिंग ये वाइट नहीं करंट और रेड रेगुलर हो सकता है, वो पीछे हमने बताया रेगुलर, और ब्राउन रेड भी हो सकता है और जूस की तरह हो सकता है, टोबैको जूस की तरह हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इन अर्ली सेकेंड टाइमेस्टर, ठीक है, यानी 12 वीक के बाद ऐसा दिख लगेगा, ठीक है। लोअर एब्डोमेन पेन होगा। हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम, यानी कि उसको दिन भर में उल्टी 3 से 4 बार या 5 बार आएगा और रोज आएगा, तो इसी को बोलते हैं हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। वैसे प्रेगनेंसी में उल्टी तो होती है लेकिन नॉर्मल ये होता है कि हफ्ते में 1-2 बार आ गया, ऐसा नहीं, तो इसको रोज़ सुबह में भी शाम में भी बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही, तो उसी को बोलते हैं
हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरियम, ग्रेविडेरियम मतलब प्रेगनेंसी के दौरान उल्टी होना, एमेसिस मतलब उल्टी होना, हाइपर मतलब ज़्यादा उल्टी होना, ठीक है, इसलिए हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरियम। यूट्रस साइज बढ़ जाएगा मोर देन 50% ऑफ EDD, ठीक है, जो एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी है उससे ज़्यादा साइज दिखेगा यूट्रस का। एक्सपल्सन ऑफ वेसिकुलर मोल थ्रू वेजाइना, हो सकता हो जो मोल है, जो अंदर जो मोल डेवलप हुआ है, भर गया है, वो टूट के हो सकता हो वेजाइना से बाहर आने लगे। ये जो मोल बना हुआ है यूट्रस के अंदर जो ऐसे पूरा घेरे हुए, ये ग्रेप लाइक गुच्छे की तरह, ठीक है, ये बाहर आने लगे। एब्सेंट फीटल पार्ट, उसमें फीटल पार्ट महसूस नहीं होगा उसमें अल्ट्रासाउंड में, और मदर को क्विकनिंग फील नहीं होगा क्योंकि बेबी ही नहीं तो लात कौन मारेगा, ठीक है। फीटल हेड साउंड भी एब्सेंट रहेगा। साइन ऑफ प्रेगनेंसी दिखेगा इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान हाइपरटेंशन भी दिखेगा, वही प्री एक्लेम्सिया का केस जो हमने बता दिया आपको पीछे, ठीक है। तो ये साइन सिम्टम। उसके बाद डायग्नोसिस क्या करेंगे, इस ऐसे कंडीशन डायग्नोसिस क्या करेंगे, लेवल ब्लड टेस्ट कराएंगे जिसमें हम SCG का लेवल देखेंगे, ठीक है, अर्ली स्क्रीनिंग में। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन, अगर उसको इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन है तो उसका जो है कि मैनेजमेंट, हाँ इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, नहीं ये नहीं होगा, ठीक है, इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन इसमें इसको नहीं रख सकते हैं, उसमें साइन सिम्टम में रख सकते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन आएगा, ठीक है, उसकी वजह से और भी दिक्कतें हो सकती हैं। तो यहाँ पे ये डायग्नोसिस है। डायग्नोसिस में सेप्सिस मतलब इन्फेक्शन दिखेगा ब्लड में, ये हो सकता है। परफोरेशन ऑफ यूट्रस, यानी हमने बताया कि मोल अंदर की तरफ घुसने लगता है, ठीक है, यूट्रस के वॉल की तरफ जाने लगता है, ठीक, ये यूट्रस है और ये यूट्रस के वॉल है, और जैसे ही, ठीक है, ये यूट्रस का, और यहाँ पे जैसे इम्प्लांट हुआ तो ये अंदर की तरफ, यूट्रस के अंदर की तरफ, इस अगर यहाँ पे हुआ तो ये इधर अंदर की तरफ उसके घुसने लगता है, तो उसी परफोरेशन बोलते हैं। परफोरेशन ऑफ यूट्रस ड्यू टू परफोरेटिंग मोल, अंदर की तरफ घुसता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा, वही हमने कहा, टूट के सर्कुलेशन में अगर जाएगा तो मदर के लंग्स तक पहुँच जाएगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म काज कर देगा। ड्यू टू ट्रोफोब्लास्टिक सेल टूट करके वो क्या चली जाएंगी सर्कुलेशन में, सर्कुलेशन के द्वारा पहुँच सकती हैं ब्रेन में, हार्ट में और लंग्स में। सोनोग्राफी करवाएंगे, CT स्कैन करवाएंगे, MRI कराएंगे, पता चल जाएगा इससे, ठीक है। तो हमें लगता है आप लोगों को बस यही याद ही रहेगा लास्ट वाला, और बाकी चीज़ें तो समझ में नहीं आएगा जो नया देख रहा है, और बाकी और बच्चे ऐसे होंगे जो इंटरेस्ट लेंगे उनको सब पता हो जाएगा कि क्या क्या होता है, ठीक है। उसके बाद नर्सिंग केयर, इसमें क्या करेंगे, नर्सिंग केयर में प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर यूट्राइन इवैक्यूएशन, ठीक है, यानी कि तैयार करिए महिला को, उसको यूट्राइन में जो भी मैटर है उसको निकालना है। एंड इन्फ्यूजन 20 यूनिट D5 में, D5 का 500 ml बॉटल में 20 यूनिट डाल के सिंटो, उसको क्या करना है, उसको धीरे धीरे चढ़ा देना है IV फ्लूइड, IV ट्यूब के द्वारा, ठीक है। मॉनिटर फॉर पोस्ट प्रोसीजर हेमोरेज एंड इन्फेक्शन, यानी प्रोसीजर हो गया है, उसका इवैक्यूएट कर दिया गया है, अंदर से जो भी मटेरियल था वो निकाल दिया गया है, उसके बाद कहीं इन्फेक्शन उसको हो रहा है, कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सब मॉनिटर करना है। SCG का लेवल भी मॉनिटर करना है, कब, एवरी 1 to 2 वीक में, ठीक है। इंस्ट्रक्ट कपल अबाउट, यानी उसको बताना है कि लगभग 1 साल का गैप रखे, इंटरकोर्स ना करे, नहीं तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, प्रेगनेंसी ना करे। कंट्रोल मेजर अवॉइड प्रेगनेंसी फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, 1 साल तक प्रेगनेंसी को अवॉइड करे, ठीक है, इंटरकोर्स भी अवॉइड करे। अगर इंटरकोर्स करना भी चाहता है तो वो क्या करे, उसका बर्थ कंट्रोल मेजर का इस्तेमाल करें, यानी फैमिली प्लानिंग जो मेथड है उसका इस्तेमाल करें। सक्शन इवैक्यूएशन ऑफ यूट्रस बाय वैक्यूम एस्पिरेशन, तो जो सक्शन करने के लिए यूट्राइन का कंटेंट जो उसमें क्या यूज कर सकते हैं, वैक्यूम एस्पिरेशन। इसमें आप हमारा वीडियो एबॉर्शन वाला देखेंगे, एबॉर्शन वाला इंड्यूस्ड यानी EMTP वाला वीडियो देखेंगे, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी वाला, तो उसमें वैक्यूम एस्पिरेशन के बारे में हमने बताया है। कन्फर्म प्रेजेंस ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज, सपोर्टिव थेरेपी देंगे उसको, और एडमिनिस्टर करेंगे NTD या जो मदर RH नेगेटिव है उसको, ठीक है। तो ये नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका। उसके बाद आगे और भी है, ठीक है, आगे और भी है। असिस्ट क्लाइंट विथ प्रिपरेशन फॉर इवैक्यूएटिंग यूट्रस, वही तैयार करेंगे। रिकॉर्ड हिस्ट्री ऑब्टेन अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी टेस्ट, यानी उसका हिस्ट्री लीजिए कि पहले तुमको ऐसा दिक्कत आया था कि नहीं आया था, और क्या था, पिछली प्रेगनेंसी सही से हुई थी, नॉर्मल हुई थी, कोई दिक्कत तो नहीं है, सारी हिस्ट्री लेना है। और उसके बाद उसका लेबोरेटरी टेस्ट, जितने भी टेस्ट हैं उसको कराना है। पार्टिसिपेट इन फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। नर्सिंग
नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या करना होगा आपको, उसको नॉलेज नहीं है इसके बारे में, नॉलेज देना होगा। ट्रीटमेंट के लिए घबराए हुए वही काम करना होगा जो हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिजीज़ का ये क्या पैटर्न है, इसमें क्या होता है, इसमें ये बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है, आगे मेरा कैसा रहेगा यूट्रस, या फिर मैं सही रहूँगी कि नहीं, या ट्रीटमेंट इसमें क्या चलता है, वो सारी चीज़ें उसको नॉलेज प्रोवाइड कराइए। और फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट है, यानी फ्लूइड की कमी है क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो उसको फ्लूइड भी प्रोवाइड कराएंगे। और उस बीमारी को लेकर घबराई हुई है उसका काउंसलिंग करना होगा। कंट्रासेप्टिव काउंसलिंग करना होगा कि उसको देखो अब तुम जो है कि 1 साल तक कुछ नहीं करना है, तुम्हें कंट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल करना है, प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है। मेजर टू प्रिवेंट मिनिमाइज इन्फेक्शन बी टेकन, हमेशा ऐसा प्रयास करिए कि इन्फेक्शन कम हो या ना हो, ठीक है। प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर देना है उसे, ठीक है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट डिजीज, ठीक है, उस डिजीज़ के बारे में कि ये हेरिडिटी फॉर्मूल है क्या, उसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन बताइए कि ऐसा ऐसा हो जाता है। उसके बाद प्रोसीजर करने के बाद फॉलोअप, यानी कि बाद में दिखाने चली आना, ठीक है। ये फॉलोअप मैनेजमेंट एट लीस्ट 2 ईयर, और ऐसी महिला में लगभग 2 साल तक फॉलोअप करना होता है। 2 साल तक उसे फॉलो करना होगा कि इसके में क्या अंतर आया, क्या नहीं, अब सही है कि नहीं सही है। तो ये भी 2 साल का अंतराल उसे कब कब बुलाना है, पहले तो 4 से 6 वीक में बुलाना है, फिर उसको 1 साल में बुलाना है, 1 ईयर में, अप टू 1 ईयर बाद। पहले 4 से 6 महीने 4 से 6 वीकली सप्ताह में बुलाना है। उसके बाद जो है कि मतलब 4 से 6 वीकली फॉलोअप, यानी कि हर 4 या 6 महीने पे बुलाना है। उसके बाद फिर 1 साल पे बुलाना है, फिर उसके बाद 2 साल पे उसको बुलाना है, ठीक है। ये है, तो ऐसे उसको विजिट करने के लिए बोलना है। तो ये नर्सिंग केयर है। तो डियर आपका ये हेरिडिटी फॉर्मूल हो गया, ठीक है, हेरिडिटी फॉर्मूल। अब इसके आगे हम आपको बताएंगे हेमोरेज इन लेट प्रेगनेंसी, हेमोरेज इन लेट प्रेगनेंसी। तो हेमोरेज इन लेट प्रेगनेंसी में आपका आ जाएगा प्लासेंटा प्रीविया एंड एब्रप्टियो प्लासेंटा। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा इंतज़ार करिए, हम आपको देंगे नोट्स बढ़िया से अच्छे से, और वो कौन सा नोट्स होगा, प्लासेंटा प्रीविया का, ठीक है। थैंक यू सो मच डियर, इसको नोट कर लीजिए सभी लोग।